आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एक्सरसाइज 4.2 की थ्योरी के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 4.2 की थ्योरी में पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सहारणिकों के गुणधर्म। सहारणिकों के गुणधर्म, देखिए सहारणिकों की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, गुणधर्म एक। गुणधर्म एक फर्स्ट, देखिए यदि अपन किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी जैसे कोई सारणी दिया हुआ है हमें, मान के चले ये कोई सारणी दे रखा है हमें डेल्टा। ठीक, अब इस सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान के चले अपन, यहां देखिए मैं यहां जैसे कोई सारणी ले रहा हूं, मैं यहां कोई सारणी ले रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई सारणी लिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई सारणी दिया हुआ है। मान के चलते हैं कि इस सारणी का मान लैम्डा है, मान लिया मैंने इस सारणी का मान लैम्डा है। अब मैं सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दूं और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दूं, यानी सारणी को इस तरीके से लिखूं मैं कि पहली पंक्ति को तो पहला स्तंभ बना देते हैं ए बी सी और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं डी ई एफ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते हैं जी एच और आई। ऐसा यदि करें अपन, यानी मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, जैसे ये कोई सारणी का इसका ट्रांसपोज ले लिया है मैंने, यानी ये डेल्टा का ट्रांसपोज ले लिया है। ठीक, यानी इस सारणी की सभी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दिया है और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया है। ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी इस सारणी का मान लैम्डा आया है ना, तो इस सारणी का मान भी 100% लैम्डा ही होगा। तो ध्यान रखें, किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहां जो सारणी का मान डेल्टा है ना, और इस सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया, तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इसका पहले भी मान लैम्डा था और अब भी मान कितना आएगा, लैम्डा ही आएगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं, अर्थात इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। यहां देखिए इसको डेल्टा से व्यक्त कर दिया, मैं ए से व्यक्त कर दूं, जैसे ये ए का सारणिक है डीईटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान है इसको। ठीक, अब यहां क्या किया है मैंने, देखिए ए के सारणिकों में कोई भी सारणिक होता है तो उसको या तो अपन ऐसे व्यक्त करते हैं, पहले ही बताया था थ्योरी में मैंने। ठीक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक ही बात है, ऐसे लिख दो, या फिर डेल्टा से व्यक्त कर दो, किसी से व्यक्त कर दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहां देखिए मान लो ये सारणिक है, इसको मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैंने क्या किया है, सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया है, यानी ऐसा किया है मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसका मान यदि लैम्डा आया है तो इसका मान भी कितना आएगा, लैम्डा ही आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है हमें। ठीक, यदि अपन किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो है पहली प्रॉपर्टी, अर्थात मैंने यहां लिख दिया है, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के। जैसे कोई भी सारणी ले लें अपन, देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल, जैसे मैं यहां कोई सारणी ले रहा हूं, कोई भी ले रहे हैं अपन, जैसे मान के चले अपन 2 1 2 0 1 2 3 0 1, जैसे ये कोई सारणी लिया है। अब इस सारणी का जितना भी मान आता है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया है मैंने, ये कोई सारणी लिया है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लिया है। चलो इसका मान निकाल लेते हैं, एक बार इसका मान निकालते हैं। जैसे मैं यहां R1 के अंदर प्रसरण कर रहा हूं
दो को कांस्टेंट रखा, R1 का निष्प्रश्न कर रहा हूं, दो को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, सारणिक बचेगा अपने पास 1 0 2 1। देखिए मैंने तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना बताया था एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मान निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो अवयव है इसका तो प्लस चिन्ह लेते हैं जब कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ माइनस चिन्ह लेते हैं, क्योंकि ये जो अवयव है ये a11 है, ये i प्लस j सब है, समय है तो प्लस चिन्ह लिया है इसका। यहाँ देखिए ये जो अवयव है a12 है, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। i प्लस j करें अपन यहाँ तो i प्लस j 3 आता है, 3 विषम है, विषम के लिए माइनस चिन्ह लेना है, तो यहाँ एक को कांस्टेंट रखा है मैंने, एक को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति और ये वाला ही स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये बचेगा यहाँ 0 3 2 1। इसके लिए प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस 2 को कांस्टेंट रखा मैंने, ठीक, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा 0 3 1 0। इसको हल कर लेता हूं, इसको हल कर लेते हैं। 2 इंटू यहाँ देखिए इसको करेंगे अपन द्वितीय कोटि का सारणिक है, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 आएगा, माइनस एक कांस्टेंट है का गुणा इसमें करेंगे तो ये मान आएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 6। द्वितीय कोटि का सारणिक हल कर लिया है, 0 माइनस 6, फिर यहाँ प्लस 2 है, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 3, इस तरीके से, यानी ये आएगा यहाँ ये 1 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2, माइनस से माइनस प्लस 6 हो जाएगा यहाँ, और ये माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 माइनस 6, यानी सारणिक का मान आया 2। अब मैं ये कह रहा हूं देखिए ये डिटर्मिनेंट ए है, कोई सारणिक है, अब मैं क्या कर रहा हूं इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल रहा हूं और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल रहा हूं, अर्थात इसको लिखूंगा मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज लिया मैंने इसका, यानी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। ऐसा करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना रहा हूं 2 1 2, ठीक, यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना रहा हूं 0 1 2 और 3 0 1, यानी इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया मैंने, सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया, इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूं कि सारणिक का जो मान आएगा ना वो इस सारणिक के बराबर ही होगा, जैसे इस सारणिक का मान 2 आया तो इस सारणिक का मान भी 2 ही आएगा, निकाल के देख लीजिए आप। चलो निकालते हैं इस सारणिक का मान कितना आता है। यहाँ 2 को कांस्टेंट रखा, प्लस चिन्ह लेंगे इसका, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये सारणिक बचेगा अपने पास 1 2 0 1। इसके लिए माइनस चिन्ह लेंगे क्योंकि a12 अवयव है, i प्लस j विषम होता है यहाँ, तो माइनस चिन्ह, 0 कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 1 2 0 1। इसके लिए प्लस चिन्ह लेंगे, a13 अवयव है, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो इसके लिए i प्लस j सम है तो प्लस चिन्ह लेंगे, यानी 3 को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, 1 2 1 2 ये बचेगा 1 2 1 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 0, यहाँ ये इसका गुणा 0 से करेंगे तो सारणिक का मान पूरे का ही 0 हो जाएगा, प्लस 3 और यहाँ आएगा 2 माइनस 2, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ आएगा यहाँ 2, ये तो 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, यानी सारणिक का मान आ गया 2। तो मैंने यही कहा था कि इस सारणिक का मान भी 2 है और इस सारणिक का मान भी 2 है। तो देखिए यहाँ कि अपन किसी भी सारणिक की सभी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दें और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, ऐसा करने से सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जितना मान इस सारणिक का आया है ना उतना ही मान इस सारणिक का आएगा। देखिए निकाल के दिखाया, ठीक। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ये तो पहली प्रॉपर्टी है गुणधर्म 1। अब गुणधर्म 2 की तरफ चलते हैं। देखिए गुणधर्म 2 देखें, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदला जाए, यानी किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी जैसे कि कोई सारणी लूं मैं, जैसे कोई भी सारणी ले रहे हैं, जैसे कि अभी एक सारणी लिखा था मैंने, इसी तरीके से मान के चलते हैं कोई सारणी लिया है मैंने, ये कोई सारणी ले लिया है, डेल्टा मान लिया 1 0 2 0 3 1 1 2 0, ये ले लिया है, कोई सारणी ले लिया है।
इस तरीके से। यहां देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सारणी का मान के चलते हैं अपन, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, कितना भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि इस सारणी का मान, जैसे मैंने मान लिया है कि लैम्बडा आता है मान, इस सारणी का मान कितना आता है, लैम्बडा मान लीजिए, के मान लीजिए, माना इस सारणी का मान के आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस सारणी की सभी पंक्तियों को, सॉरी, कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल रहा हूं, यानी कोई भी दो पंक्तियों को बदलना है या कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदलना है। तो ऐसा करने से सारणी का चिन्ह बदल जाता है। यानी देखें, यानी सारणी की कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदलें या दो स्तंभों को, यानी दो पंक्तियों को एक्सचेंज कर दें, दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, सारणी का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। इधर देखें, यानी अब इस सारणी की कोई भी दो पंक्तियों को बदल रहा हूं और दो पंक्तियों को बदलेंगे तो नया सारणी का आएगा। इस नए सारणी को मान लिया मैंने डेल्टा, ये तो डेल्टा है। कोई भी दो पंक्तियों को बदल रहे हैं, दो पंक्तियों को बदल रहे हैं, मैं इस तरीके से बदल रहा हूं, ध्यान दें, R1 टेंड्स टू R2। यहां देखिए तीर का चिन्ह मैंने दोनों तरफ लगाया है, इसका मतलब है R1 को तो R2 के स्थान पर लिखेंगे और R2 को R1 के स्थान पर लिखेंगे। यानी R1 को चेंज किया है मैंने R2 में और R2 को चेंज किया है R1, यानी कोई भी दो पंक्ति R1 और R2 को आपस में बदल रहे हैं। अब बदलेंगे तो R1 की जगह तो R2 लिखेंगे और R2 की जगह R1 लिखेंगे। तो R1 की जगह पहली पंक्ति, इसकी जगह मैं R2 पंक्ति को लिखूंगा, यानी 0 1 1। अब R2 की जगह मैं R1 को लिखूंगा, यहाँ R1 को लिख दिया है 1 0 3। तृतीय पंक्ति को ज्यों का त्यों रखेंगे क्योंकि कोई भी दो पंक्तियों को बदलेंगे आपस में। तृतीय पंक्ति को ज्यों का त्यों रखेंगे 2 0 2। अब देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने क्या किया है कि ये कोई सारणी था डेल्टा, इस सारणी की कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया है, यानी R1 को R2 में बदल दिया और R2 को R1, यानी R1 के स्थान पर R2 को लिखा और R2 के स्थान पर R1 को लिखा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि सारणी का जो मान आएगा ना उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी जैसे इस सारणी का मान क्या आया तो इसका मान आएगा माइनस के, ये 100% निश्चित है, 100%। यानी किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियों, अब देखिए मैंने यहां तो दो पंक्तियों को बदला है और कोई जरूरी नहीं है कि अपन R1 R2 को बदले, कोई आवश्यक नहीं है। R2 और R3 को बदल सकते हैं, यानी R2 टेंड्स टू R3। इसका मतलब है कि R2 R1 को चौंका तो रखेंगे, R2 को R3 के स्थान पर लिखेंगे और R3 को R2 के स्थान पर, जैसे कि मैंने यहां किया है R1 R2, R1 टेंड्स टू R2, ऐसे यहां कर सकते हैं R2 टेंड्स टू R3, या ऐसे नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी लगा सकते हैं, R1 और R3 को बदल दें। यानी कोई भी इस तरीके से, या तो ऐसी तरीके की कोई संक्रिया लगा दीजिए या इस तरीके की लगा दीजिए या इस तरीके की, यानी कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल दें अपन तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। यानी इस सारणी का मान क्या है तो इस सारणी का मान आएगा माइनस के। यानी इतना ध्यान रखें कि जब भी अपन सारणी की कोई भी दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदलें तो सारणी का चिन्ह बदलना है अपने को। या अभी तो पंक्ति बताइए कि पंक्तियों को मैंने बदल दिया, या मैं ऐसे नहीं तो अथवा कोई जरूरी नहीं है कि आप दो पंक्तियों को आपस में बदलो। देखिए यहां लिखा है मैंने दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदलने पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। यहां देखिए कोई जरूरत नहीं है, इसके स्तंभ बदल सकते हैं अपन। यदि C1 टेंड्स टू C2, C का मतलब कॉलम से है, स्तंभ से, यानी C1 को C2 में बदल दिया जाए और C2 को C1 में बदल दिया जाए तो भी सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। यानी जैसे मान लो ये डेल्टा है, अब इसकी कोई दो पंक्तियों को बदलेंगे तो अलग सारणी का आएगा, तो इसको अलग मानना पड़ेगा। इसको मान लिया मैं डेल्टा 1 क्योंकि इसके दो स्तंभों को मैं आपस में बदल रहा हूं। जब ऐसा करेंगे तो एक नया सारणी का आएगा, C1 के स्थान पर C2 को लिखेंगे और C2 के स्थान पर C1 को, यानी इन दोनों को बदल देंगे आपस में। तो दूसरे स्तंभ को लिखेंगे C1 के स्थान पर, यानी 0 1 0, और पहले स्तंभ को लिखेंगे दूसरे स्तंभ के स्थान पर 1 0 2, और तीसरे स्तंभ को जो का तो लिख दिया मान लो 3 1
टू। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सारणी का मान भी जो आएगा ना उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी जैसे इस सारणी का मान k है और हमने इसके दो स्तंभों को आपस में बदल दिया है, कोई भी दो स्तंभों को, कोई जरूरी नहीं है कि C1 और C2 को ही बदले, C2 और C3 को बदल सकते हैं, C2 टेंस टू C3 या C3 टेंस टू C1, यानी C1 और C3 को भी आपस में बदल सकते हैं, यानी कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो इस सारणी का जो मान आएगा ना, जैसे इस सारणी का मान k है तो इसका मान आएगा -k। ये 100% निश्चित है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इतना ध्यान रखना है अपने को कि यदि किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदलें या कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, यानी जैसे इसका मान k है तो उसका मान आएगा विपरीत चिन्ह का आएगा, यानी इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा -k, यदि ये -k होता तो यहां आता +k, यानी सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। तो इतना ध्यान रखें, यदि किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदलें, सभी को नहीं, प्रॉपर्टी 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, गुणधर्म 1 में, यदि सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो थी प्रॉपर्टी 1। अब बात कर रहे थे अपन प्रॉपर्टी 2 की। जैसे मान के चलिए कोई सारणी दे रखा है, कोई भी सारणी है, उसकी कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदलें, जैसे मैंने बताया, या तो ऐसे बदल दें R1 और R2 को, या R2 और R3 को बदल दें, या R1 और R3 को बदल दें, या कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दें, जैसे मैंने यहां बताया है C1 टेंस टू C2 या C2 टेंस टू C3 या C3 टेंस टू C1, कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो इससे सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे सारणी का मान k है तो ऐसा करने से या तो ऐसा कर दीजिए या ऐसा कर दीजिए तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे इसका मान k है तो इसका मान आएगा -k, यहाँ -k। तो इतना ध्यान रखें। देखिए मैं इस प्रॉपर्टी को एक ही लाइन में इतना कहना चाहूंगा कि यदि किसी सारणी पर, कोई भी सारणी है, उस सारणी पर यदि ये संक्रिया लगाएं Ri टेंस टू Rj, ध्यान से देखें इसको, या Ci टेंस टू Cj, यानी किसी सारणी पर इस संक्रिया का प्रयोग करें, यानी Ri को Rj में बदल दें, जहां I और J का मतलब है, ध्यान दें, I का मतलब है 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से हो सकता है, J का मतलब भी हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट। बट इतना ध्यान रखना है कि दोनों के मान सेम नहीं लेने हैं। एक बार सेम होता तो मैं यहां भी Ri लिख देता, Ri अलग है, Rj अलग है, क्योंकि ये J लिया है, जहां J का मान भी यही हो सकता है 1 2 3 और I का मान भी 1 2 3। बट इस तरीके से होगा कि I और J का मान एक टाइम पे सेम नहीं लेना है, यानी ऐसे नहीं लेना कि I का मान 1 ले ले और J का मान भी 1 ले ले, R1 टेंस टू R1, ये तो कुछ मान ही नहीं हुआ क्योंकि सेम हो गए, सेम नहीं है। यहां I नॉट इक्वल टू J है, I J के बराबर नहीं है, यानी भिन्न भिन्न मान है इनके। यानी जैसे मान के चले इस तरीके से, जैसे मैंने यहां लिया था अभी R1 टेंस टू R2, यानी R1 को R2 में बदल दें और R2 को R1 में बदल दें, तो ये तो I का मान है, ये J का मान है, यानी Ri टेंस टू Rj, ये I का मान है, R2 टेंस टू R3, ये J का मान है, यानी I और J के मान अलग अलग है, बट I का मान भी 1 2 3 हो सकता है और J का मान भी 1 2 3 हो सकता है, जैसे यहाँ है। यानी इन तीन जो लिखे हुए हैं ये, इनको एक ही लाइन में ऐसे लिख दिया Ri टेंस टू Rj, यानी Ri कोई पंक्ति है, Rj भी कोई पंक्ति है, यानी Ri को तो Rj में बदल दें और Rj को Ri में बदल दें, इस तरीके से R1 को R2 में, R2 को R3 में, या R1 को R3 में, इस तरीके से आपस में बदल दें। तो इसको मतलब इस तरीके से मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ Ri टेंस टू Rj, या कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल दें, कोई भी दो, जनरली ले लिया है मैंने, ठीक, Ci टेंस टू Cj, यानी Ci को तो Cj में बदल दें और Cj को Ci में बदल दें, तो ऐसा करने से सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। इतना ध्यान रखना है, सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ मान के आता है तो चिन्ह ऐसा करने से, यानी कोई भी दो पंक्तियां दो स्तंभों को आपस में बदलने से सारणी का मान आएगा -k। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे अगली प्रॉपर्टी की तरफ।
अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी थर्ड। देखिए, यदि किसी सारणी के, यानी कोई सारणी दे रखा है, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ, कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो उस सारणी का मान शून्य होता है। देखिए, जैसे कोई भी सारणी दे रखा है, जैसे मान के चलिए कोई सारणी दे रखा है जिसको मैंने डेल्टा से व्यक्त किया है, और इस तरीके से दे रखा है, मान लो 1 2 3 4 0 5 और 4 0 5, मान लो इस तरीके से है कोई सारणी है। अब यदि इस सारणी की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है, एक जैसे हैं, तो 100% उस सारणी का मान 0 आएगा। जैसे यहां देखें, यहां C2 को देखें, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, यानी C2 बराबर है C3 के, C2 बराबर C3, यानी दो स्तंभ समान है इसके, दूसरा और तीसरा। तो अपन इस सारणी का बिना प्रसरण किए, यानी इसकी प्रसरण करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपन ये कह सकते हैं कि इस सारणी का जो मान आएगा ना, वो कितना आएगा, 0, 100% 0 होगा। चाहे इसका प्रसरण करें या नहीं करें, इसको हल करें या नहीं करें। देखिए, मैं बताता हूं सारणी का मान 0 आता है। देखिए, हल करके देख लेते हैं इसको। ठीक, तो मैं यहां इसका प्रसरण देखिए, अपन या तो R1 या R2 किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, R1 R2 R3 या C1 C2 C3। मैं यहाँ इसका प्रसरण R2 के अंदर कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मैंने आपको 4.1 में जो सवाल पढ़ाया था उसमें बताया था कि यदि आप सारणी का प्रसरण करें तो ये देखें कि किस सारणी की किस पंक्ति या किस स्तंभ में सबसे ज्यादा शून्य है। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा शून्य हो, उसी के सापेक्ष प्रसरण करना चाहिए, क्योंकि सरल रहता है। बाकी का तो अन्यथा अपन कुछ भी कर सकते हैं, R1 के अंदर करना चाहे तो R1 के अंदर कर सकते हैं, R2 के अंदर करना चाहे तो R2 के अंदर कर सकते हैं, R3 के अंदर करना चाहे तो R3 के अंदर कर सकते हैं, इसी प्रकार C1 C2 C3। ठीक है, तो मैं यहाँ R2 के अंदर प्रसरण कर रहा हूँ, क्योंकि R2 में सबसे ज्यादा शून्य है, दो शून्य है, तो प्रसरण करेंगे तो इसका मान ज्ञात करना थोड़ा सरल रहेगा। तो प्रसरण कर लेते हैं अपन। R2 के अंदर में इसका प्रसरण कर रहा हूँ, R2 के अंदर, तो डेल्टा इक्वल टू आएगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे, पहले तो ये देखेंगे इसका चिन्ह कौन सा आएगा, 2 का। तो ये कौन सा अवयव है ये देखना है। ये दूसरी पंक्ति का अवयव है, दूसरी पंक्ति, और पहले स्तंभ का, यानी ये A21 अवयव है। और यहाँ I प्लस J जो होता है वो विषम होता है, 2 + 1 = 3, विषम। और विषम के लिए माइनस चिन्ह लेते हैं, तो इस 2 को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे। यहाँ ध्यान रखें ऐसी गलती ना हो, चिन्हों की गलती ना हो जाए। ये वाली तो पंक्ति छोड़ेंगे, यानी 2 जिसमें स्थित है ना, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, सारणी बचेगा 4 4 5 5। ठीक, इस अवयव ये है अवयव A22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। I प्लस J सम आएगा तो प्लस चिन्ह लेंगे इसका, यानी 0 को कांस्टेंट रखेंगे। अब 0 कांस्टेंट रख रहे हैं, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे 0 वाली, और ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 1 3 4 5। अब अगले अवयव को कांस्टेंट रखेंगे। ये अवयव है, ध्यान दें, ये जो अवयव है, ये अवयव है A23, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। I प्लस J विषम है तो माइनस चिन्ह लेना है, चिन्हों में गलती नहीं करनी है। और ये चीज मैं जब आपको 4.1 की थ्योरी पढ़ाई है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो इसको कांस्टेंट रखेंगे अपन, माइनस चिन्ह लेंगे इसका, -0, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे 0 वाली, और 0 वाले स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 1 4 3 5। ठीक है, अब यहाँ सारणी का मान निकालना हूं। देखिए -2 ये द्वितीय कोटि का सारणी का, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 × 5 यानी 20, माइनस यहाँ भी हो जाएगा, ये 20 ही हो गया, ये 0 ये 0। ठीक, क्यों 0 को गुणा इस सारणी से होगा 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, इस 0 को गुणा इससे होगा तो ये भी 0 है, ये दोनों तो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो कांस्टेंट रखा है ना वो 0 को रखा है कांस्टेंट, तो दोनों शून्य हो जाएंगे।
ये बचेगा 20 माइनस 20 यानी 0, 0 गुणा इससे कर देंगे तो डेल्टा बराबर आएगा 0। यही मैं कह रहा था आपसे, यानी इस सारणी की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ यदि समान है तो इसका मतलब है इस सारणी का मान कितना होगा, शून्य होगा। यही बताया था मैंने आपको, 100% शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके दो स्तंभ समान है। दो स्तंभ कौन कौन से, C2 बराबर C3। कोई जरूरी नहीं है कि C2 और C3 बराबर हो, C1 बराबर C3 हो, ठीक, C1 बराबर C2 हो, यानी कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्ति, कोई भी दो पंक्ति ले सकते हैं। R1 बराबर R2 हो या R2 बराबर R3 हो या R1 बराबर R3 हो, कैसे, यानी कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ यदि समान है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। अब चलते हैं आगे। अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 अगला गुणधर्म, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ की सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो उस सारणी का मान शून्य होता है। यहां देखिए प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे मान के चले कोई सारणी लिया है जिसको मैंने डेल्टा से व्यक्त किया है, यहां ले रहा हूं मैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सारणी का जो मान आएगा वो 100% 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस सारणी की जो तीसरी पंक्ति है, ये वाली तीसरी पंक्ति के यानी R3 के सभी अवयव शून्य हैं, सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए सारणी का मान 0 होगा। मैंने आपको यहां लिखा हुआ है, ठीक। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई जरूरी नहीं है पंक्ति हो या एक स्तंभ हो सकता है कोई भी, और पंक्ति कोई जरूरी नहीं है कि R3 हो, R1 हो या R2 हो, या स्तंभ हो C1 हो या C2 हो या C3 हो, यानी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव, जैसे यहाँ R3 के सभी अवयव शून्य हैं तो इस सारणी का मान 100% क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अपन देखिए भाई यहाँ इतना ध्यान रखें, आप अपने को इतना ध्यान रखना है। देखिए मैंने आज की वीडियो में आपको 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। देखिए पहली प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, पहले गुणधर्म है कि यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अर्थात मैंने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदलने, Ri टेंड्स टू Rj या Ci टेंड्स टू Cj, यानी Ri को Rj में बदल दें या Rj R या Ci को Cj में बदल दें, यानी कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदला जाए या दो स्तंभों को आपस में बदला जाए तो ऐसा करने से सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी में बताया था। मैंने बात की थी मैंने तीसरे गुणधर्म की। तीसरे गुणधर्म में मैंने आपको ये बताया था
कि यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, यानी कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है, तो सारणी का मान शून्य होता है, शून्य होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको ये पढ़ाई है कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ देखिए ये कोई सारणी का है, सारणी की आखिरी जो पंक्ति है इसके सभी अवयव शून्य हैं, यानी तीन ही अवयव है इसमें और तीनों शून्य हैं, तो 100% निश्चित है सारणी का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक, शेष जो प्रॉपर्टी है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।